नमस्कार दोस्तों, मैं मौज में हूँ, इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खुश होंगे, मौज में होंगे। आज के इस वीडियो से हम एक नए प्लेलिस्ट का शुभारंभ करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ये अगर देखा जाए, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, क्लैट की या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। जुडिशरी के लिहाज से इसे एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पर डील किया जाता है, इसलिए इसको पढ़ना, इसको जानना आईपीसी या इंडियन एविडेंस के बराबर ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए ये क्योंकि प्लेलिस्ट ऐसा है कि जो कि रह गया था तो इसको कर नहीं पाए थे, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट का शुभारंभ कर रहे हैं और आज का ये इसका पहला वीडियो है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका तो तहे दिल से इस्तकबाल है ही। लेकिन अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्वागत तो आपका भी है, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर। बेसिकली आज की इस वीडियो में एकदम कुछ आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताने वाला जो आपको लिखने लायक हो, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको याद करने हैं, जिनको आपको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन एरिया में इसके बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा गया है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रिस्क्राइब्स द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया एंड इज़ द की एक्ट रेगुलेटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी प्रकार की संविदाएं हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको एक तरह से जो इनका नियमन है वो करने के लिए बनाया गया है। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोड है जो कि भारतीय संविदा अधिनियम को नियमित करता है, एक तरह से रेगुलेट करता है। द एक्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। भाई ये समझ जाइए कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्योंकि आया था 1872 में, इसलिए उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था हमारे ऊपर, तो ये लाया भी गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा ही इसे लाया गया था और उन्हीं के द्वारा इनको लागू किया गया था भारत में। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाने का और लागू करने का, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा श्रेय जो है वो अंग्रेज़ों को जाता है, जो इंग्लैंड वाले थे उनको जाता है। इट इज़ द एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट डिटरमाइंस द सर्कमस्टेंसेज इन विच प्रॉमिस मेड बाई अ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगली बाइंडिंग। यानी कि ये उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करता है जहाँ पर कोई प्रॉमिस जो कि किसी एक पार्टी के द्वारा की गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग होगा, उनके ऊपर लीगली इन्फोर्सेबल होगा। ये उसको मतलब कानून उनसे प्रवर्तन करा सकता है, कानून उनसे न मानने पर भी मनवा सकता है। तो अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये चीज़ कि आपको ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो ये चीज़ें आपसे एक ही बार में पूछ ली जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एनेक्टमेंट है वो 25 अप्रैल 1872 को हुआ था और इसका जो कमेंसमेंट है वो है कमेंसमेंट डेट 1 सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1872 को ये कमेंसमेंट हुआ था, कमेंसमेंट में आया था। इसमें टोटली जो सबसे पहला जो मतलब प्रारंभिक रूप में देखा जाए, स्टार्टिंग में इसमें 11 चैप्टर्स 266 सेक्शंस थे, यानी कि 11 अध्याय और 266 धाराएं थी। लेकिन इसमें बीच में परिवर्तन हुआ, कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, कुछ अल्टरेशन हुए, कुछ अमेंडमेंट हुए और उसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में इसमें 10 चैप्टर और 238 धाराएं, यानी कि 10 चैप्टर्स एंड 238 सेक्शंस बचे हुए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो विषय हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, धाराओं में कौन कौन से अध्याय दिए गए हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे पहला जो है, द एक्ट एज एनेक्टेड ओरिजिनली हैड 266 सेक्शंस, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इसमें जो पहला अध्याय है, जो पहला पार्ट है, वो बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि दिया गया है सेक्शन 1 से लेके 75 तक। दूसरा जो पार्ट है वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, जो कि दिया गया था सेक्शन 76 और सेक्शन 123।
तीसरा अध्याय जो इसका है, जो तीसरा वो है, वो बात करता है एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जिसमें आते हैं इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, जो कि दिया गया था सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 238 तक। और चौथा जो इसका पार्ट है वो बात करता है, चौथा भाग बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 अध्याय ऐसे रहे, जैसे एक अगर बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहले ये जो दूसरा पार्ट है, जो इसका दूसरा भाग है, जो कि सेक्शन 76 से लेकर 123 तक है, ये इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसको निकाल कर अलग कर दिया गया और इसको सेल ऑफ गुड्स के नाम से बनाया गया। और ऐसे ही इसमें जो चौथा पार्ट है, जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, सेक्शन 239 से लेकर 266 तक, इसको भी निकाल कर अलग से भारत में पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया। यानी कि इन 2 को निकाल कर बाकी के जो 2 बचे हुए भाग हैं, अब इसमें जो अगला हमारा पैरा है वो उसी चीज़ के बारे में बात करता है कि एट प्रेजेंट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिनमें सबसे पहला पार्ट वही है सेक्शन 101 से लेके 75 तक, और जो दूसरा पार्ट है वो डील करता है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडेमनिटी, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वगैरह हैं, तो इनसे डील करता है। तो उसके बाद अगर हम अगले स्लाइड पर बढ़ें तो अगले स्लाइड पर, हाँ, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो ये आपको आपके पहले, दूसरे या तीसरे क्लास तक पे ये चीज़ आपको सुनने को मिल ही जाएगी, जहाँ के टीचर आएंगे ये आपको स्टेटमेंट देंगे कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको स्टेटमेंट देंगे कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और यहाँ पर आप उलझ कर रह जाएंगे, आपसे पूछा भी जाएगा कि आपको इससे क्या समझ में आता है, आप 2-3 चीज़ें बताएंगे लेकिन कुछ स्पष्टतया क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर आपके टीचर क्या करेंगे कि वो एक चार्ट बनाएंगे, एक बाकायदा 2 पार्ट्स में एक चार्ट बना के एक तरफ लिखेंगे एग्रीमेंट, दूसरी तरफ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ कुछ एग्रीमेंट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बता देंगे, उधर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बता देंगे, लेकिन फिर भी आपको फाइनली ये भेद है, ये अंतर है, ये समझ में नहीं आएगा। इसको मैं पहले ही वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे कि एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको बहुत ही बखूबी समझ में आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2H में। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 2 का सब क्लॉज H है, उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है, जहाँ पे ये कहा गया है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जिसको कानून के द्वारा, हर वो एग्रीमेंट जिसको कानून के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, प्रवर्तन जिनका किया जा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब पूरा जो ये माजरा है वो आकर फंस जाता है इसी शब्द पे, जिसको हम कहते हैं प्रवर्तन। यानी कि ये जो एनफोर्समेंट वाला शब्द है ना, इसी में आके पूरा माजरा लटक जाता है। यही एक शब्द है जो एक एग्रीमेंट को और एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग करता है, इसलिए हम इसी शब्द के ऊपर ध्यान देंगे। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि वो एग्रीमेंट्स जिनको कानून प्रवर्तन में ला सकता है, फोर्स में ला सकता है, उनको प्रभाव में ला सकता है, इफेक्ट में ला सकता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब प्रभाव में कैसे ला जाएगा? प्रभाव में लाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, प्रभाव में लाने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए, कुछ एक 10 पॉइंट जो कि सेक्शन 10 में बताए गए हैं इस एक्ट के, जिनमें सबसे पहला जो ये पॉइंट है वो है कि सबसे पहली जो चीज़ है कि 2 पार्टीज़, कम से कम 2 पार्टीज़ या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कैपेसिटी टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत एक एग्रीमेंट में ऑफ़र होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और चौथे पॉइंट के अंतर्गत यहाँ पे जो भी कंसेंट दिया गया है वो फ्री होना चाहिए। पांचवें पॉइंट के अंतर्गत इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन होना चाहिए। छठे पॉइंट के अंतर्गत पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए जिनके परफॉर्मेंस हो सके। ऐसे नहीं कि जो एग्रीमेंट्स परफॉर्म हो भी नहीं सकते उनके बारे में कोई एग्रीमेंट कर लिया गया, तो ये नहीं माना जाएगा।
सेवेंथ थिंग इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, यानी कि हाँ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या कंसिडरेशन हैं जो कि एक एग्रीमेंट में लाए जा रहे हैं वो लॉफुल होने चाहिए। और इसमें जो 8वां पॉइंट है उसे हम कहते हैं कंसेंसस एड आइटम। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक ही सेंस में एक ही चीज़ के बारे में सोच रही हैं, यानी कि उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए। ये नहीं कि वो बात कर रहे हैं अलग चीज़ के बारे में, वो एग्रीमेंट कर रहे हैं अलग चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है ये भाई बेतरतीब हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा, इसलिए एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। सेकेंड लास्ट थिंग इज़ कि किसी भी लॉ के द्वारा इस एग्रीमेंट को वॉइड न घोषित किया गया हो, यानी कि इसको इलीगल न बनाया गया हो। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ का, यानी कि जो वैधानिक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी क्रियाएं बताई गई हैं वो अगर की जाएंगी तो ये अगर ये 10 पॉइंट किसी एग्रीमेंट में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इसे कानून के द्वारा एनफोर्सेबल किया जा सकता है और ये एग्रीमेंट जाकर बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और इनमें से अगर ये 10 पॉइंट नहीं पाए जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स नहीं पाए जा रहे हैं जो एसेंशियल बताए गए हैं सेक्शन 10 के अंतर्गत, तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो अब इस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को हम एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में हम जानेंगे कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, मतलब कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और कौन से नहीं बन सकते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं, लेकिन जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ इसको भाई लिटरल मत लीजिएगा, गंभीर मत होइएगा इसको लेके, क्योंकि बहुत ही मजाकिया अंदाज में बोलने वाला हूँ। तो उदाहरण कुछ ऐसा है कि मान लीजिए एक दिन रात में मतलब बढ़िया रात थी, अच्छा खासा चांद निकला हुआ था, उजाला फैला हुआ था और प्रेमी और प्रेमिका अपने अपने छत पर बैठे फ़ोन पे बात कर रहे थे, गुटरगू कर रहे थे। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा कि सुनो जी, मुझे ये चांद बड़ा प्यारा लग रहा है, क्या तुम मेरे लिए चांद तोड़ कर ला सकते हो। उधर से आया ऑफ़र और भैया ने कर लिया एक्सेप्ट। भैया ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी यहाँ पर एग्रीमेंट के एसेंशियल जो हैं ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो गया कि हाँ ठीक है, हम आपको ये फला दिन चांद लाकर दे देंगे। कुछ दिन बाद प्रेमिका इंतज़ार करती रही कि आज चांद ला के देंगे, आज चांद ला कर देंगे, लेकिन भैया प्रेमी मुँह छुपाते फिर रहे, उन्होंने चांद ला के नहीं दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमिका ऐसा तो कर नहीं सकती कि हाँ इन्होंने मुझसे एग्रीमेंट करा था मुझे चांद तोड़ कर ला के देंगे और ये नहीं ला के दिए, अब जाके कोर्ट में वो कर दे, केस कर दे, कोर्ट को अप्रोच कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी की इसमें चांसेस ही नहीं है, इसलिए कोर्ट इनको एनफोर्स भी नहीं कर सकता। इसलिए ये एग्रीमेंट ही रहेंगे, नॉर्मल एग्रीमेंट, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। और इसको कोर्ट कभी बाइंड नहीं कर सकता कि वो प्रेमी को गला पकड़ के अदालत में खींच के लाया, बोले कि नहीं तुमने अपने प्रेमिका से कहा था चांद तोड़ कर ला कर देंगे, ये तुम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था चांद को तोड़ने का और तुम ला कर नहीं दे रहे हो, जाओ चांद तोड़ के ला के दो। और मान लो भैया प्रेमी को तोड़ के ला के देना पड़ गया, तो सोचो क्या हो सकता है। हमारी आने वाली जनरेशन चांद को नहीं देख पाएगी, चांद का दीदार नहीं कर पाएगी, अपने प्रेयसी के मुखड़े को चांद सा नहीं बोल पाएगी। कई सारे त्यौहार जो हैं, जो एक तरह से अगर देखा जाए ईद रह जाएगा, करवा चौथ रह जाएगा, ऐसे ढेर सारे त्यौहार हैं जो चांद को देखकर ही मनाए जाते हैं, वो रह जाएंगे। तो ये संपूर्ण धरा चांद के सुख से वंचित हो जाएगी, इसके दर्शन से वंचित हो जाएगी। इसलिए ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एग्रीमेंट एक बेसिकली अ काउज ऑफ अ लव एंड अफेक्शन, तो इसलिए ये वहीं तक रह जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहीं पर मान लो एक प्रेमी प्रेमिका को अलग कर दो, ठीक है। एक व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि प्रधान जी ने सचिव जी से वादा किया कि आप एक काम करो, मैं अपना कार जो है वो बेचने वाला हूँ, और सचिव जी इस मामले पे राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है। इन दोनों के बीच में पैसे की बात हो गई कि उन्होंने अपनी कार 30,000 रुपये में देनी है, ये 30,000 रुपये इन्हें देंगे और ये इनको कार देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है और एक कंसिडरेशन भी है, लॉफुल कंसिडरेशन है और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि कार जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है, जो ये पैसे देने हैं इनको ये लॉफुल कंसिडरेशन है, दो पार्टीज़ हैं और मतलब एक तरह से सेम माइंड भी, कंसेंसस एडिडम भी पाया जा रहा है, यानी कि सारी एसेंशियल चीज़ें पा रही हैं। इसलिए ये एग्रीमेंट जो इन दोनों के बीच में हुआ है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस वगैरह सबको मिलाकर, ये एग्रीमेंट यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसलिए ये एग्रीमेंट जाके बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। बाकी की आने वाले अध्याय में, आने वाले वीडियोस में हम हर एक टॉपिक पर बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। और
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो यहाँ तक देखा, यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक और एहसान कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।